हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि जून 2025 में हुआ था। आपका नेट का एग्ज़ाम है ये, तो इसी को पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मैं आपको पूरा विश्लेषण के साथ करवाऊँगी। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कहने को 10 प्रश्न है, पर कम से कम आपको इसमें से जो है वो 60 प्रश्न मिलने वाले हैं एक ही क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 से शुरू करेंगे क्योंकि इससे पहले जो था वो पेपर 1 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 है आपका कि हिंदी निबंध से संदर्भित निम्न मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। आपको शुक्ल के कथन बताने हैं हिंदी निबंध से। चलिए देखते हैं। बोला, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। नंबर बी है कि निम्न के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर दौड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर डी था आपका, एक मिनट पेन ले लूँ मैं। हाँ, नंबर डी था आपका कि तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखन की भिन्नता इस बात से भी है कि निबंध लेखन जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों के लिए है। देखिए, अच्छा चलो ई ऑप्शन भी देख लेते हैं कि निबंधों में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता वरन एक विशेष रचना शौष्ठ को लेकर आता है। ठीक है, तो आप इसको यहीं पर ही काट दो क्योंकि ये तो आपका नहीं आ गया, मतलब वहीं पर ही आपका जो है वो 80% कट जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पर ये जो है आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन सी और आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, सी और डी है ना। यहाँ पर कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। ठीक है, सी सही होगा कि संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। और आपका ऑप्शन डी जो है ये भी बिल्कुल सही होगा कि तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखन की भिन्नता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए, सी और डी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम इसको जो है वो विश्लेषण के साथ पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो शुक्ल का जन्म आपने याद रखना है कि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता देती हूँ, आप उनको लिख लेना, है ना। इम्पॉर्टेंट है इनका जन्म। उसके बाद आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि इन्होंने एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल से 1898 ईस्वी में मिडल और लंदन मिशन स्कूल से 1901 ईस्वी में संस्कृत फाइनल परीक्षा जो थी वो पास की थी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि आनंद कादम्बनी के संपादक के रूप में इन्होंने काम किया है 1903 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट कथन है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट कथन है कि सहायक संपादक के रूप में आनंद कादम्बनी में इन्होंने जो है वो 1903 ईस्वी में काम किया है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी को रात को 9:30 बजे के आसपास शुक्ल की मृत्यु हो जाती है। कविता संग्रह की बात करें शुक्ल का, तो कविता संग्रह इनका आता है मधु स्रोत। 11 वर्ष का समय इनकी कहानी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवनी इन्होंने राधा कृष्ण दास के ऊपर इन्होंने जीवनी लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी रस मीमांसा आदि इनके काव्य सिद्धांत हैं, यानी कि काव्य मीमांसा संबंधी इन्होंने जो है वो रचनाएं लिखी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका इतिहास ग्रंथ है और चिंतामणि निबंध है ना, जो कि 4 भागों में है। ठीक है, बाकी डिटेल में डिस्कशन जो है वो क्लास में होगी।
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है आपका। तो प्रश्न नंबर 52 की बात करें, यहाँ पर कौन सी पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पर शिव मूर्ति से संबंधित जो है वो आपसे कथन पूछे गए हैं कि चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों को ही चारों ओर बढ़ती है। ये मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती है। ऑप्शन सी है कि उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परमार्थ के लिए मंगल है। आपका ऑप्शन ये सी तो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब हम डिटेल में इसको देखते हैं तो वहाँ पर हम इन्हें पढ़ते हैं। बाकी पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वे एक नया आदर्श देख रही है, वे उसकी चाल बदलने लगी है और मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन ये है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। तो ये तो आपको दृष्टि की ही किताब में जो है वो मिल जाएगा। पेज नंबर 192 पर आपको दृष्टि की किताब में आपकी शायद 8वीं पंक्ति होगी ये। ठीक है, तो आप वहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। ऊपर वाली पंक्ति आपको पूरा डिटेल के साथ पढ़ने पर ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में इसको देखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि 15 मार्च 1856 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है और 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के कवि हैं। शिव मूर्ति जो इनका निबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस निबंध में क्या बताया गया है? उन लोगों के लिए बताया गया है जो भगवान में आस्था रखते हैं। ठीक है, किसी न किसी रूप में भगवान को पूजते हैं। 3 रंग की मूर्तियां बताई गई हैं, सफ़ेद, लाल और काला। ठीक है, याद रखना है कि आपका ये निबंध जो है, ठीक है, शिव मूर्ति, ये प्रताप पीयूष में संग्रहित है। पत्रिकाओं की बात करें तो ब्राह्मण पत्रिका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका इनकी 1883 ईस्वी में, अगर फुल बात करें तो 15 मार्च 1883 ईस्वी को जो है इनकी ये पत्रिका कानपुर से इन्होंने प्रकाशित की थी। और विशेष बात यह है कि इन्होंने ये पत्रिका होली वाले दिन जो थी वो प्रकाशित करवाई थी। याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी भारत प्रताप एक पत्रिका आती है जो कि उर्दू में है, कुछ समय तक ही उसके संपादकीय रहे थे, उसके बाद नहीं रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कहा है। बाकी की डिटेल हमारी क्लास में डिस्कस होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 है। भाई ये प्रश्न तो मतलब आप देखेंगे प्रश्न पूछने वाले का तरीका है ना। पहले बता दूं, ये पंक्तियाँ आपकी जो भी आती हैं ये बिहारी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, बिहारी की पंक्तियाँ हैं, बिहारी सस्सई से ये ली गई हैं, जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, ये बिहारी की हैं। और बिहारी के अगर जन्म की बात करें तो आपको पता है 1595 ईस्वी में बिहारी का जन्म हुआ है। ठीक है, बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सिर्फ एक बिहारी सस्सई लिखी है जिसकी ये पंक्तियाँ हैं। और पंक्ति पूछने का ढंग कैसा था कि पूरी पंक्ति ना पूछकर, पहली पंक्ति ना पूछकर पंक्ति का दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर पूछा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको दृष्टि में कहाँ पर ये चीज़ें जो है वो मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर पहले इसको मैच करते हैं कि देह दुल्हनिया की बड़े। ठीक है, अब देह दुल्हनिया की बड़े जो जो जोबन की, तो ये आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। कानन चारी नैन मृग, कानन चारी नैन मृग, नागर नरनु शिकार, भरे भौन में करत है। ये आपका नैनुन ही से सब बात, चितवन रूखे दृगन की हांसी बिनु मुस्कानी। अब आपको मैं बताऊँ ये आपको कहाँ पर मिलेगा। अगर आप इसकी बात करें तो जहाँ पर आपका यूनिट 5 में जाइएगा। ठीक है, अगर किसी को चेक करना हो यूनिट 5 में आप जाइएगा। यूनिट 5 में जाने के बाद आपकी जो ये पंक्ति है ये आपकी पंक्ति नंबर 29 है। ठीक है, नैनुन ही सब बात पंक्ति नंबर 32 है। ठीक है, उसके बाद ज्यों ज्यों निहारत ये आपकी पंक्ति नंबर 40 है। और अगर इसकी बात करें तो ये पंक्ति नंबर 45 है। ठीक है, ये हैं इनकी पंक्तियां जो इन्होंने बिहारी सत सही से ये पंक्तियां इन्होंने उठाई हुई हैं। और
ये ठीक है। और ये जो है ना नैन भरे है ना भरे भौन में करत है, ठीक है ना, नैनुन हो से बात है ना करत नटत खिजत, वो वाली पंक्ति है। शुरुआत नहीं पूछी है पंक्ति की, जो पूरा जो आपका दोहा है दोहे की सेकंड पंक्ति इन्होंने पूछी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। याद रखिएगा कि पूरे यूरोप में बिहारी क्या बोला, बिहारी सस्यी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये बिहारी के लिए जो है वो किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। बिहारी पर अब तक 5 टीकाओं का उल्लेख हो चुका है, जिसमें से नवल किशोर प्रेस लखनऊ से कृष्ण कवि की टीका, ठीक है। उसके बाद भारतीय जीवन प्रेस से छपी हरि प्रकाश की टीका, लल्लू लाल की टीका, आपके पंडित परमानंद दास की श्री श्रृंगार सप्तशती की टीका, और सरदार कवि की हस्तलिखित टीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 टीकाएं जो हैं वो इस पर लिखी गई हैं, ठीक है। वैसे तो इससे ज़्यादा भी हैं पर प्रमुख जो हैं वो यही हैं। अच्छा, ये जो सरदार कवि की हस्तलिखित टीका है, यहाँ पर ये इसको याद रखना है कि ये कहाँ से शुरू हुई है। तो ये अयोध्या से जो है, आपने मास भी बिल्कुल याद रखना है कि अयोध्या से ये माघ मास में शुरू होकर, ठीक है, और भाद्रपद की श्री पंचमी को कश्मीर के निशांत बाग में ये समाप्त होती है, ठीक है। अयोध्या से मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, बाकी फुल डिटेल तो हम क्लास में ही करेंगे ना। अयोध्या से शुरू, निशांत बाग में ख़त्म, निशांत बाग में ख़त्म, ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें तो ये माघ मास में, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये भाद्र मास में। इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण की बात करें, माँ बच्चे को खिलाती है, सही है। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, सही है। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़े, कुछ भी नहीं दिखा, गलत है। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, सही है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया जो आपकी रहती है ना, ठीक है, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जिस क्रिया में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है, मतलब दूसरे की प्रेरणा से वो काम करता है। जैसे ट्रिक में अगर हम लें, आना वाना, करवाया, खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया, चलाया, रुलाया, कराया, ठीक है। तो यहाँ पे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, तो माँ के द्वारा बच्चे को खाना खिलवाया गया, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो इसको। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, यानी खुद ना पढ़ाकर अध्यापक से पढ़ाते हैं। यहाँ माँ बच्चे को, बच्चा खुद ना खाकर किससे खा रहा है, माँ से खा रहा है, यानी कि माँ का प्रभाव किस पर, बच्चे के ऊपर। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, यानी कि खुद ना सिलकर सिलवाया। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़े, यानी कि आइसक्रीम पर ही टूटे हैं वो, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, पिता, ये वाला जो है आपका, ये कहाँ चला गया, हाँ ठीक है यार, एक मिनट, कहाँ चल, हाँ ठीक है। तो ये आपका जो है आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। प्रश्न नंबर 55 है आपका। 55 की बात करें कि भाषा की विशेषताओं से भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। चलिए ए देखते हैं कि भाषा पैतृक संपदा है। नहीं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है भाई, भाषा पैतृक नहीं होती है, भाषा परंपरागत होती है, भाषा सामाजिक संपदा होती है, भाषा परंपरा के अनुसार। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पिता का जैसे जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी एक अलग से जो थी वो, नहीं, वो परंपरा से जैसी चली आ रही वैसे चलेगी। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि परंपरागत और सामाजिक संपत्ति होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा यहीं पर ही कट गया। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर सत्य कथन को बताना है, ठीक है। बोला भाषा परंपरा है, अभी मैंने आपसे बात की कि भाषा परंपरागत है, भाषा सामाजिक है, अर्जन के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है, बल्कि भाषा को उत्पन्न नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जो है वो बढ़ती है। अब यहाँ पे बोला सूक्ष्मता से, भाषा जो होती
होती है ना वो जटिलता से सरलता की ओर, स्योंग से व्योंग की ओर जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भाषा, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, बिल्कुल भौगोलिक सीमा होती है, क्योंकि मतलब भौगोलिक क्या, एक क्षेत्र के अकॉर्डिंग एक क्षेत्र में सीमित, जैसे कुछ, जैसे यहाँ से अगर हम मान लो हम हिमाचल में हैं तो हमारी हिमाचल में जो है वो हमारी जो भाषा है, जो बोली है वो थोड़ी अलग होगी। अगर हम थोड़ा पंजाब साइड चले जाएंगे तो वो वहाँ पे थोड़ी अलग हो जाएगी, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र जो है वो एक सीमा तक ही सीमित रहता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी बदले, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाषा की व्याकरण संरचना समान होती, बिल्कुल नहीं जी, भाषा की व्याकरणिक संरचना जो है वो समान नहीं होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन हुआ तो आपका कौन सा, ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हुआ, ठीक है ना। बी और डी, तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि ये बिल्कुल नया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी दूंगी, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको, है ना। अच्छा, भाषा के संबंध में मैंने 1-2 चीज़ें तो आपको और बतानी भूल गई, है ना। तो याद रखना है कि भाषा सामाजिक संपदा है, परंपरागत है, भाषा सतत है, प्रवाहमान है, नैसर्गिक है। भाषा सतत है यानी कि लगातार चलने वाली है, प्रवाहमान है, नैसर्गिक होती है, आपकी प्राकृतिक है, ठीक है। भाषा अर्जित की जाती है, परिवर्तनशील है ना। मैंने आपको बोला कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी बदले, यानी कि हम थोड़े अगर यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, थोड़ा आगे जाएंगे पानी का और टेस्ट चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो हमारी बोली बदलेगी, आगे जाएंगे तो उसके बाद और बदलेगी, ठीक है। भाषा संप्रेक्षण का माध्यम है, अनुकरण से सीखी जाती है, इसकी संरचना अलग है। भाषा जो है ये आंगिक होती है, बाचिक होती है, लिखित होती है, यांत्रिक होती है। भाषा के वर्गीकरण की बात करें तो आकृति मूलक और आपका पारिवारिक वर्गीकरण मूलक जो है इसका किया जाता है, ठीक है। पर ये डिटेल के क्वेश्चन है तो ये क्लास में ही डिस्कस होंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, चारुचंद्र लेख, मैला आंचल अंधेरे बंद कमरे में और झूठा सच। भाई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये आपके, ठीक है। तो चलिए फिर इनको डिस्कस करते हैं। चारुचंद्र लेख यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में, ठीक है। हिंदी, अच्छा यहाँ पर अगर इसकी बात करें, चारुचंद्र लेख की बात करें, ठीक है, तो हम इसको कहाँ पर जो है वो मैच करेंगे। चारुचंद्र लेख ये आ जाएगा आपका एक टूटा दर्पण, देवी शंकर अवस्थी के अनुसार इसकी समीक्षा लिखी गई है। मैला आंचल रेणु का उपन्यास है, हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, नेमीचंद्र जैन के द्वारा इसकी समीक्षा लिखी गई है। अंधेरे बंद कमरे की बात करें तो ये मोहन राकेश का है, और श्रीकांत वर्मा के द्वारा दूसरों का नर्क नाम से इसकी जो है वो समीक्षा लिखी गई है। और झूठा सच कवि दृष्टि का भाव कुमार नारायण ने जो है वो इसकी समीक्षा लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, याद रखना है आपने। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ 1-2 प्रश्न मैं और आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लास वाले बच्चे तो बिल्कुल करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर इस समीक्षा की, तो बोला ऐसे प्रयासों का पहला आभास जो था वो नेमीचंद्र जैन ने ही करवाया था। और कहाँ से करवाया था, बोला इनका एक संग्रह आया था, ठीक है, कौन सा, अधूरे साक्षात्कार, जो इनका संग्रह है आपका किसका, नेमीचंद्र जैन का। फिर सबसे पहले आपके नेमीचंद्र जैन आए, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके कौन आए, आपके जो है वो राजेंद्र यादव आए। राजेंद्र यादव ने 18 उपन्यास, कितने, 18 उपन्यास से जो है वो 1981 ईस्वी में संकलित समीक्षात्मक लेख विशेष रूप से इसमें जो है वो महत्व रखता है। ये जो 18 उपन्यास है इनमें चंद्रकांता संतति से लेकर आपके 1 इंच मुस्कान तक जो है वो उपन्यासों को रखा गया है। 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी की जो ये कृति है, ये रचना है, इसको भी यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद फिर 1977 ईस्वी में जो है वो जलता हुआ मकान शीर्षक से एक अन्य टिप्पणी जो थी वो भी यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ इससे इम्पॉर्टेंट मिलते जुलते प्रश्न थे, ठीक है ना। निर्मला जैन की ये आधुनिक 20वीं शताब्दी जो है वो पुस्तक से ये प्रश्न आपके बने हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 है कि बिहारी के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है कि बिहारी का काव्य हृदय में एक ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। और आप संचार नहीं शब्द को ले सकते हैं, तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, निम्न में से कौन सी कृतियाँ आदिवासी विमर्श से संबंधित हैं। आदिवासी विमर्श से संबंधित बात करें, जंगली फूल हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपका नगाड़े की तरह बजते शब्द हो गए। उसके बाद आपका जो है वो मन मरंग गौड़ा नीलकंठ हुआ। ये तीनों ही रचनाएं आपकी A, B और D आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 का ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। अच्छा, ये भी बात याद रखिएगा ना। चलो, जंगली फूल की बात करें तो जंगली फूल आपका जो राम या लाम नावाम का ये उपन्यास है, ठीक है। आप नावाम नाम इनका याद रख लीजिएगा, इजी रहेगा, ठीक है। नगाड़े की तरह बजते शब्द ये निर्मला पुतुल का है। किसका है? निर्मला पुतुल का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मन मरंग, ये जो है आपका हनुमान सहाय मीणा का है, तो हम इनका आधा मतलब लास्ट का ही इनका सरनेम लेते हैं, मीणा, ठीक है। प्रेमथ्यु गाथा जो है आपको पता है धर्मवीर भारती का है। और मन मांझने की ज़रूरत की बात करें तो ये अनामिका का है। तो ये दो जो हैं आपके ये आदिवासी में नहीं आते हैं, जबकि आपका जंगली फूल हो गए, नगाड़े की तरह बजते शब्द हो गए और मन मरंग गौड़ा नीलकंठ हुआ, ये आपके जो हैं वो आदिवासी विमर्श से संबंधित रचनाएं हैं आपकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। आपको असत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं। ये शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, बिल्कुल सही है। आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। आप मेरे YouTube पे देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है इसकी वीडियो डाली हुई है। इसके अलावा इनका जो प्रथम संस्करण, द्वितीय, तृतीय जो भूमिका के जो इनके संस्करण आते हैं उनके भी प्रकाशन वर्ष आपको बता दूंगी, ठीक है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष लगे थे, ये भी बिल्कुल सही है। पर्वों का क्रम दिशा की खोज, दिशाहारा और दिशांश, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्वों का है, पहले आएगा आपका दिशाहारा, फिर आएगा दिशा की खोज, फिर आएगा आपका दिशांत। दिशाहारा पहले आएगा आपका, ये पहला है, ठीक है। दिशा की खोज ये दूसरा है और दिशांत यानी कि तीसरा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये क्रम है आपका, ना कि ये क्रम है आपका, ठीक है। अगर पहले की बात करें तो इसमें 18 पर्व हैं आपके, ठीक है। दिशा की खोज की बात करें तो इसमें भी 18 पर्व है। इसकी बात करें तो इसमें कुल 29 पर्व हैं आपके, ठीक है। चलिए एक और एडिशनल पॉइंट आपको मैं दे देती हूँ कि जो आपका 18 पर्व है दिशाहारा में, इसके अगर कुल पृष्ठों की बात करें तो इसमें जो कुल पृष्ठ आते हैं आपके वो 75 कुल पृष्ठ आते हैं इसमें। दूसरे की बात करें तो इसमें जो है वो आपके 91 आते हैं। तीसरे की बात करें तो इसमें जो है वो आपके 271 कुल पृष्ठ आते हैं। और सबसे बड़ा जो इनका है वो दिशांत ही सबसे बड़ा है। थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं कि विष्णु प्रभाकर की बात करें तो विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। शरद के जीवन पर लिखी गई ये जीवनी है। 1974 इसका प्रकाशन वर्ष ऑलरेडी यहाँ दिया गया है। 14 वर्ष इसको लिखने में लगे थे, तो ये भी ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आवारा मसीहा को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि आवारा मसीहा लिखने की प्रेरणा जो थी वो विष्णु प्रभाकर को किससे मिली थी, तो बोले इनको ये प्रेरणा जो थी ये नाथू राम शंकर शर्मा से इनको मिली थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बोला एक इनका नाटक आता है षोडशी संग्रह, जो षोडशी नाटक है, भूमिका से कथन है, उसमें एक गीत आता है आपका कि तोर पवार छिलन जवन ओरे अबोध मन, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। प्रथम पर्व की बात करें यहाँ पर, जैसे इनका ये जो प्रथम पर्व है, ठीक है, अगर प्रथम पर्व की बात करें तो इसमें क्या है, सामवेद गायन आता है, इसमें एक डांस, लिटिल बेबी डांस अप हाई नेवर माइंड विद माइंड हाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिशाहारा की बात करें तो शरद की बाल्यकाल से किशोर अवस्था तक की घटनाओं का वर्णन आपको मिलता है, यानी कि मतलब बचपन से लेके किशोर अवस्था, बाल्यावस्था से लेके, ठीक है। दिशा की खोज की बात करें तो इसमें जो था इनकी साहित्यिक जीवन और दिशा
कैसी रही थी। रंगून की यात्रा यानी कि रंगून में इन्होंने प्रवास किया, गृहदाह, चरित्रहीन, है ना, विराज बहू, फिर श्री जो इनकी रचना आती है, ठीक है, पाथेर दावी, जिसको जो था वो क्रांतिकारी विचारों के कारण जब्त कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद इनका गृहदाह आता है, सृजन का आवेग, फिर चरित्रहीन उपन्यास जिसको जो था वो इनका जल गया था, कुछ पर अश्लीलता के आरोप लगाए गए थे। तो ऐसी सब चीज़ें जो है ये किस में आती हैं, या सारी की सारी आपकी जो है वो दिशा की खोज में ही आती हैं। दिशांत की बात करें तो दिशांत में तो रंगून से वापस लौटने का जिक्र आपको जो है वो वहाँ पर मिलता है। बिल्कुल आप इसको लिख लीजिएगा। अगर शरद की कहानियों की बात करें तो शरद की कहानियाँ किस पत्रिका में, यमुना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वो भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्न कृतियों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। 2 पंक्तियों के बीच में है मुझे चांद चाहिए, आंगन के पार द्वार है, टोकरी में दिगंत है, कविता के प्रतिमान है। अभी ऐसे वाले क्वेश्चन तो सॉल्व करने का सीधा से एक फंडा है आपका। सबसे पहले तो लिखो कि 2 पंक्तियों के बीच जो था इस पर साहित्य अकादमी कब दिया गया था। तो इस पर साहित्य अकादमी 2002 में, क्योंकि इसकी ट्रिक है 2 पंक्तियों के बीच में, यानी कि सीधा ले लो आप कि इसका प्रकाशन वर्ष 2 से ही शुरू होगा। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा की बात करें तो ये उपन्यास जो है इस पर इनको 1996 में जो था ये उपन्यास है इनका, 1996 ईस्वी में जो था इनको इस पर जो था वो क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार पर, आंगन के पार द्वार पर जब मैं गया तो लोगों ने चाटना ही शुरू कर दिया, तो 64 बोला। टोकरी में दिगंत की बात करें तो ये तो बिल्कुल लास्ट में आपका आता है। इस पर जो था इनको 2020 में घोषणा की गई थी ना, और 2021 में जो था वो मिला था। और कविता के नए प्रतिमान तो आपको पता है कि 1968 में नए कविता के नए प्रतिमान लिखा गया था, और कतर कतर कर उस पर जो था इनको जो था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो सही, तो सबसे पहले जो है वो आपका क्या आएगा, आंगन के पार द्वार, सबसे पहले आपका ये आ जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कविता के नए प्रतिमान, आंगन के पार द्वार जो है इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी में मिला था। कविता के नए प्रतिमान पर जो था वो 1971 ईस्वी में मिला था, ठीक है। उसके बाद मुझे चांद चाहिए था 1996 ईस्वी में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फिर क्या आ गया, पहले आ गया आपका सी, फिर आ गया आपका ई, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 का क्या आ जाएगा हमारा, 60 का हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको प्रकाशन वर्ष जो है इनके बता दिए एक बार फिर से। देखो आंगन के पार द्वार का अगर प्रकाशन वर्ष 1961 है, पर यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे गए हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के अकॉर्डिंग आपको जो है वो लगाना है। तब मैंने आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब कब मिले हैं वही मैंने आपको बताया है। मैं हर रचना के सामने लिख रही हूँ कि इसको 2002 में, थोड़ा सा इसको ये छोटा कैसे करूँ यार, मुझे चांद चाहिए पर जो है इनको 1996 ईस्वी में, क्योंकि 93 में लिखा गया था, 96 में मिल गया था। आंगन के पार द्वार में जो था 1964 में, और दिगंत की अगर बात करें तो 2002 कब लिखी गई थी ये, 2021 में इनको मिला था। और कविता के नए प्रतिमान की बात करें तो 1971 में। तो अब आप ये देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज यही 10 प्रश्न करते हैं ताकि आप लिख भी सको, है ना। और प्रश्न नंबर 61 से जो है वो हम कल करेंगे कि वैसे तो अच्छा प्रश्न है ये कि भीख मांगो तुम जो भीख मंगे की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदार में दाता दीन के प्रति उदार किसके हैं, धनिया के हैं भैया। धनिया ही आक्रोशित थी सबसे ज़्यादा, ठीक है। 36 वर्ष की उम्र होती है उपन्यास में, 6 संतानें होती हैं आरंभ में, 3 मर जाती हैं, 3 जीवित रहती हैं। गोबर की उम्र 16 वर्ष है, रूपा 8 वर्ष की है, सोना 12 वर्ष की है, ठीक है। आगे इनके विवाह हो जाते हैं। गोबर जो है वो झुनिया से जो है वो प्रेम प्रसंग करता है, 5 महीने की उसको गर्भवती कर देता है। उसको लेकर फिर वो वहाँ पे लखनऊ चला जाता है, खोंचा खोलता है, फिर लड़ाई झगड़ा करता है। वहाँ पर जो है वो चूहिया होती है, चूहिया इनकी सहायता करती है।
जो जुनिया होती है, जुनिया के आगे 2 बच्चे हो जाते हैं, चुन्नू और मंगल। चुन्नू मर जाता है, मंगल जीवित रहता है, जिसके लिए होरी जो था वो गाय लेना चाहता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिया जो है ये चमारिन है। ठीक है ना। सिलिया को अपने घर में शरण कौन देता है, तो ये आपकी जो है वो धनिया ही सिलिया को अपने घर में शरण देती है। ठीक है, होरी बेचारा गाय पालने की इच्छा है इसकी, 40 वर्ष का है ये है जो आपका होरी है। ठीक है, बहुत नरम स्वभाव का, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो सारा डिस्कस ऑलरेडी हमने क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आप पहले इतना सुन लीजिएगा, इतना बता दीजिएगा, और हर एक बच्चा जो भी सुनेगा क्लास वाला नीचे कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता लग जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।